दिनांक 27/3/2007 को समय करीब 7 बजे सुबह हमें टेलीफोन पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति को रेलवे कॉलोनी में, न्यू रेलवे कॉलोनी इलाके में गोली मार दी है और वो व्यक्ति मौके पड़ा है, तुरंत कार्रवाई की जाए। इस पर मैं स्वयं पार्टी के साथ, पुलिस पार्टी के साथ मौके पर गया। उस व्यक्ति की जिसकी गोली लगी थी उसको उठाया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। भर्ती के दौरान ही मालूम पड़ गया कि साहब ये व्यक्ति जगदीश जोशी सनो रामचंद्र है, जो कि रेलवे कॉलोनी में वर्कशॉप में काम करता है। उसके लड़के उत्तम कुमार और एक लड़का नाम उत्तम कुमार है, दूसरा है कपिल, उसको बुलाया गया। वो तुरंत मौके हॉस्पिटल आए, इलाज में शरीक हुए। उन्होंने फिर FIR दी। जिस पर शक, उसका नाम? सुदर्शना जोशी, मेरी माँ। एक मिनट। तुम्हारी माँ यानी जगदीश प्रसाद जोशी की पत्नी? जी साहब। मतलब तुम्हें शक है कि जगदीश प्रसाद जोशी के मर्डर में उनकी पत्नी सुदर्शना जोशी का ही हाथ है? शक क्या साहब, मुझे तो पूरा यकीन है। मेरे पिताजी तो इतने सीधे और सज्जन व्यक्ति थे कि लोग उनकी शराफत की कसमें खाते थे। तो फिर पिताजी का कोई दुश्मन भी तो नहीं था सिवाय मेरी माँ के। अपनी माँ पे शक करने की कोई खास वजह? जी, शुरू से ही माँ और पिताजी के संबंध कुछ ठीक नहीं थे। जब से होश संभाला, माँ को पिताजी से झगड़ते ही देखा। यहाँ तक कि एक बार तो माँ ने पिताजी को दहेज के झूठे केस में फंसवा दिया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कानून भी निर्दोष व्यक्ति का साथ देता है। पिताजी उस केस से बरी हो गए। माँ इस बात से और तिलमिला उठी। माँ मेरी 2 बहनों को लेकर अलग रहने चली गई। माँ और पिताजी के तलाक का केस अदालत में चल रहा था, जिसका फैसला अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। मुझे लगता है इसी रंजिश के चलते मेरी माँ ने मेरे पिताजी की हत्या करवाई है। ठीक है। ये FIR मजमून था, तो हमने प्राथमिक जो उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराना था वो कराने के बाद डेड बॉडी उनको सुपुर्द कर दी। उसके बाद हमने तफ्तीश प्रारंभ की। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे। कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा। कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR सामने नहीं आता कि औरत ने मर्डर किया है या औरत ने फायर किया है, किसी लड़के ने फायर किया है, ठीक है ना। तो लड़का कौन हो सकता है? तो वहाँ
अग्रवाल साहब, आपका कॉलेज, हॉस्पिटल और आपकी ये सारी बिल्डिंग्स तो गजब की बनी है, वो भी सब अलग अलग शहरों में। आखिर इतने कम समय में आप सारे प्रोजेक्ट्स कैसे संभालते हैं भाई? देखिए साहब, अजय बाकलीवाल एंड एसोसिएट्स है ना, नक्शा और नक्शे के अप्रूवल से लेकर एस्टिमेटिंग, आरसीसी डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी तक सब वही संभालते हैं। Ajay Bakliwal and Associates, Kota. Phone number 07442390 कृपया ध्यान दें, अपने पशुओं को खुला न छोड़ें, पॉलीथीन का उपयोग ना करें, कचरे को यथास्थान पर ही डालें और सड़कों को गंदगी मुक्त रखें। जनाब। अरे आइए आइए लाल सिंह जी। जी बैठिए। जी जनाब। और सुनाइए, कैसी चल रही है तफ्तीश? कुछ पता चला? जनाब, गोली चलाने वाले जिस लड़की का हुलिया हमारे पास है, उसी हुलिये से मिलता जुलता एक लड़का सुदर्शना जोशी के यहाँ पे कुछ दिनों से रह रहा था, जिसका नाम राजेश है। तो जाइए, धर दबोचिए उस राजेश को। बिल्कुल जनाब, लेकिन दौरान तफ्तीश ये मालूम चला है कि वारदात वाले दिन से ही राजेश गायब है। गायब है? तो जाइए, ढूंढिए उसे लाल सिंह जी। इतनी जानकारी के बाद राजेश का मिलना हमारे लिए बहुत ही अहम है। और फिर मुझे लगता है कि इस उलझी हुई डोर का एक सिरा ये राजेश ही है। बिल्कुल जनाब। और हाँ, अगर जरूरत समझे तो सुदर्शना जोशी से भी पूछताछ कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है जनाब। सुदर्शना जोशी को भी तलाश किया तो सुदर्शना जोशी वहां से भाग चुकी थी। तो उसके जो मोबाइल नंबर थे, उनका हमने कॉल डिटेल्स निकलवाए। कॉल डिटेल्स में एक नंबर जो बॉम्बे का है, उससे संपर्क किया गया तो उससे मालूम पड़ा कि राजू उर्फ राजेश 28 तारीख को वहां पहुंचा है और उसकी एक नौशाद नाम के व्यक्ति से बात हुई है कि यार मेरे साथ कोई लफड़ा हो गया है कोटा में और मुझे पैसे की जरूरत है। हमने उससे संपर्क किया, एक पार्टी टीम भेजी यहाँ से, जिसमें सब इंस्पेक्टर लाल सिंह भेजा गया। वो उसको यहाँ ले आया, लड़के राजेश उर्फ राजू को। उसे तफ्तीश की गई तो तफ्तीश से उसने स्वीकार किया। सुदर्शना जोशी रिश्ते में मेरी मौसी लगती हैं। गांव में मेरे परिवार की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए मौसी जी मुझे अपने साथ कोटा ले आई और मैं यहाँ उनके परिवार के साथ ही रहने लगा। लेकिन मेरे मौसा जी जगदीश जोशी और उनके बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो आए दिन मुझे मारते पीटते और अपमानित करते रहते थे, लेकिन मैं अपने अपमान का घूंट पीकर रह जाता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर ये सोच बैठा था कि एक ना एक दिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। पिछली दिवाली को यही सोचकर साहब जब मैं गांव गया तो वहां से एक देसी कट्टा अपने साथ ले आया, जिसे मैंने छुपा कर रख दिया और वक्त का इंतजार करने लगा। मौसा जी के परिवार के साथ रहता था, इसलिए सभी लोगों की दिनचर्या मुझे अच्छी तरह मालूम थी। कौन कब कहाँ आता जाता मुझे सब पता था। मौसा जी रोज तड़के उठ के वर्कशॉप जाया करते थे और वो जिस रास्ते से जाते थे वो भी मुझे पता था। 27 तारीख की सुबह को मैं रेलवे कॉलोनी की एक गली में जाके छुप गया और मौसा जी का इंतजार करने लगा। जैसे ही मौसा जी मुझे दिखे, मैंने उन्हें धक्का दिया और जेब से कट्टा निकाल के उन पर गोली चला दी और मैं वहां से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंचा और 3 बजे की मेल से मुंबई चला गया साहब। आधा सच और आधा झूठ? नहीं साहब, मैं सब सच बता रहा हूँ।
मैंने आपको सब सच बताया साहब। अबे तू बहुत कुछ छुपा रहा है लाल सिंह। मुझे इसके बयानों में झूठ की बू आ रही है। जब तक ये बू निकल नहीं जाती आप अपनी तफ्तीश जारी रखें और फिलहाल इसे इसके सही मुकाम पर पहुंचाएं, सलाखों के पीछे। आती है सलाखें, पछतावा ही रह जाता है, अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है। इसमें जो अन्य व्यक्ति लिप्त हो सकते हैं उसके बारे में तफ्तीश की जा रही है और भी अन्य तथ्य सामने आएंगे, उनको सामने लाया जाएगा। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं। आई